दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट एक की रोल करता है। हर साल 15 से 20 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं, जो कि दो पार्ट में बांटे रहते हैं। एक है स्टैटिक्स है और एक है करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो हमने दोनों को कंबाइन करके आपके सामने एक माइंड मैप की सीरीज लाई है, जिसमें हमने एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करते हुए जिनका वेटेज प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का और तीसरा है इन्वायरमेंट का। जैसे कि मैंने पहले अपने एक लेक्चर में बता चुका हूँ कि पीईई करके एक कॉन्सेप्ट है हमारा। इसी के साथ में मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको 2 से 3 बार पढ़ के गए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर। अब टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर क्यों बात करेंगे, अब प्रोजेक्ट टाइगर किस प्राइम मिनिस्टर ने लाया था, इसके बारे में जरूर मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता रहे। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, ये आया था 1973 में। 1972 में एक समिट हुई थी इंटरनेशनल की, वहां से हमारी प्राइम मिनिस्टर वहां से आई थी यहाँ पे इंडिया में, फिर उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। कहाँ पे, किस कॉन्सेप्ट से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुआ था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर मैनेज हैबिटेट और रीलोकेट विलेज, फाइट पोचिंग, ये सब के ऊपर काम होना चालू हो गया था। कोर जोन, बफर जोन इंट्रोड्यूस हो गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई थी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में टाइगर को स्पेशल कंजर्वेशन मिलने लगे, नेशनल पार्क्स बनने लग गए, और उसी के साथ में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्रिएट हो गई थी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को मतलब किसके अंडर आती, एमओएफसीसी के, और किसके थ्रू पे बनी है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एनिमल एक्ट 2006। जब भी कोई वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई कमिटी बनती है, तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से उसको स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट टाइगर एंड सेट्स टाइगर कंजर्वेशन गाइडलाइन, ये सब कहाँ से निकलती है, ये सब हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंजर्वेशन अथॉरिटी से निकलती है, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसके ऊपर काम करती है। इसके अंदर मेंबर कौन होता है, एक तो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर होते हैं मेंबर, सबसे पहले जो उसको चेयर करते हैं। 8 एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि वहाँ के रीजनल हो सकते हैं, या तो कोई एक्टिविटी में उनकी एक्सपर्टी होगी वो कर सकते हैं, और 3 एमपीज होते हैं जो गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से अपॉइंट करती है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब इंडिया एज ए टाइगर के मामले में, टाइगर के पॉपुलेशन में पूरे ग्लोबल को 70% अप्रोक्सीमेटली कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, मतलब मेजर टाइगर अपने इंडिया में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। अब बात है कि टाइगर पॉपुलेशन जो इंडिया में है, तो वहां पे एक पहले 36 अभी 3682 टाइगर्स है, वो इंक्रीज हुआ है 715 से। ठीक है, तो 2019 में इंक्रीज हो गया। टॉप स्टेट कौन से, पहला है एमपी, फिर है कर्नाटका, फिर है उत्तराखंड। ये 3 एटलीस्ट आपको याद रखना है। अगर एरिया हिसाब से चलते हो तो एमपी बहुत बड़ा है, तो वहां पे टाइगर कंजर्वेशन सबसे अच्छी होती भी है, लेकिन एज अ डेंसिटी के हिसाब से चलते हो तो आई थिंक कर्नाटका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, कितनी है, 7 है टोटल बिग कैट अलायंस। ठीक है, इसमें कौन कौन सी है, टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, जगुआर है, पूमा है, चीता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों ये न्यूज में रहा, क्योंकि इसकी 50th एनिवर्सरी रही है एज अ प्रोजेक्ट टाइगर की। कि कब हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर रिलीज, कमेंट करके बताना। ठीक है, अकम्पनीड बाय द लॉन्च ऑफ द बुक अमृत काल का टाइगर विजन। इस बुक का नाम जरूर याद कर रखना, अमृत काल का टाइगर विजन। ठीक है, आउटलाइन द फ्यूचर स्ट्रेटेजीज फॉर द टाइगर कंजर्वेशन। अब आपको यहीं पे सोचना चाहिए कि टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर गवर्नमेंट इतना काम क्यों करती है। एज अ कॉर्निवोरस होने के बाद भी है, इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये बेसिक चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए, और जब भी यूपीएससी से क्वेश्चन पूछता है तो आप ज्यादातर लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपके टाइगर कंजर्वेशन के बारे में छोटी छोटी चीजें आपको पता भी चली हो, काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी थी। अब चलते हैं प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के पार्ट में मिलता है, नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक में, स्पेशली माउंटेन एरिया में। एल्टीट्यूड होता है कि एल्टीट्यूड पे ये मिलना चालू हो जाता है। ठीक है, अब जिनको पता होगा वो एल्टीट्यूड कौन सा है जरूर बताना। मैं किस लिए बताया कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, क्योंकि एक तो माउंटेन एरिया वहां पे मिलने का सबसे बड़ा रीजन है। एक तो स्नो लेपर्ड ऐसे उसके नाम से पता, स्नो जहाँ पे मिलती होगी या जहाँ पे काफी ज्यादा कूल टेम्परेचर होगा वहां पे वो मिलता रहेगा। तो बस इसके नाम से एक बार यूपीएससी क्वेश्चंस भी पूछ लिया, और बहुत सारे बच्चे घबरा गए, भाई ये क्या ही पूछ लिया, अब क्या एक एक चीज को, भाई एक एक चीज को याद करने की जरूरत ही नहीं है। यूपीएससी सिंपली आपको हर अपने क्वेश्चंस में हिंट देता है, लेकिन आपका दिमाग क्या हो गया है कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आपके दिमाग को ब्लॉक कर दिया। अब आप बिना रट्टा मारे पास नहीं होगे, और 2-3 अटेम्प्ट के बाद बुद्धि आ जाती है। ठीक है, तो चलिए, चीता रीइंट्रोड्यूस इंडिया में किया गया था। ठीक है, कानो पॉपुलर नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में, और 2 चीता का नाम किया था। अगर आपके पास इतना ही है तो बता देना जरूर, नहीं पता है तो देखते रहो। ठीक है, स्टार्टेड विद 8 चीता फ्रॉम द नाम्बिया। नाम्बिया से लाए गए थे, 5 फीमेल थे, 3 मेल थे, और भी लाए गए थे। और इसी के साथ में मुझे ये बताना, जो चीता
जो नाम्बिया से लाया गया था वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड था कि एंडेंजर्ड था, ठीक है। इसी के साथ में अब बात होती है कि कौन सी ऐसे स्नो लेपर्ड की कौन सी ऐसी एक एजेंसी इंटरनेशनल लेवल पे, तो ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। पहला ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ताकि स्नो लेपर्ड को सिक्योर किया जा सके। मल्टीनेशनल इनिशिएटिव टू कंजर्व स्नो लेपर्ड हैबिटेट। अब गोल क्या है, सिक्योर 2020 बाय 2020, प्रोटेक्ट 20 लैंडस्केप अक्रॉस द रेंज ऑफ कंट्रीज में। तो 2020 में लॉन्च हुआ था ये सिक्योर 2020, ऐसे 20 प्लेस उसको सिक्योर किया जाएगा जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को एक कंजर्वेशन अथॉरिटी के थ्रू पे या कंजर्वेशन या तो उनकी एक हैबिटेट बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉयन। प्रोजेक्ट लॉयन कब लॉन्च हुआ है यहाँ पे लिखा नहीं है, आप जरूर लिख लीजिए, 2020 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो और लॉन्च तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी। अप्रोच क्या था, लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन इन द गिर इकोसिस्टम। गिर कहाँ पे आता है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे आता है, गुजरात में आता है। देखिए भाई ऐसे तो याद तो करना पड़ेगा वरना तो समझ ही गए हो आगे, बहुत तकलीफ होगी बहुत। जब एग्जाम में बैठते हैं ना, मतलब दुख तब होता है ना जब एग्जाम में बैठते हैं तब याद ही नहीं आता भाई, पढ़ी हुई चीजें नहीं याद आती है, ओहो बहुत दुख होता है फिर तो। चलो ऑब्जेक्टिव क्या है, सिक्योर एंड एक्सपैंड लॉयन हैबिटेट है, लॉयन का हैबिटेट सिक्योर करना है, उसको एक्सपैंड करना है, मैनेज करना है राइजिंग पॉपुलेशन सस्टेनेबिलिटी, प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इको डेवलपमेंट, ग्रेट लिवलीहुड थ्रू द कंजर्वेशन लिंक्ड एड्रेस पे करना है, ठीक है। एशियाटिक लॉयंस क्या क्या करते हैं, एक्सक्लूसिवली फाउंड कहाँ कहाँ पे होता है ये, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनको प्रोवाइड किया गया है, स्पेशली गुजरात इसके अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। IUCN स्टेटस क्या है, वनरेबल है, अपेंडिक्स 1 में आता है, शेड्यूल प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है ना। इसलिए जाना मत उसके सामने, उसको प्रोटेक्शन मारेगा दौड़ा के ना, पता भी नहीं चलेगा। चलिए अब बात करते हैं वन हॉर्न राइनोसोरस के ऊपर। वन हॉर्न राइनोसोरस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलता है और उसके कुछ पोर्शन जो है भूटान में मिलता है, मानस नेशनल पार्क और एक होता है रॉयल मानस नेशनल पार्क। ये दो है, दिमाग में कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। मानस नेशनल पार्क इंडिया में है, रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान में, ठीक है। बस चलिए समझ में आया ना भाई, हाँ ना, तो ये राइनोसोरस का सींग तो दिख ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2019 में हुआ था, तो वहां से इसका कंजर्वेशन प्लान्स लॉन्च हुआ था कि कैसे कैसे हमें 5 एशियन राइनोसोरस को सिक्योर करना है। DNA प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स चालू हुए थे और नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी बनी थी 2019 में। फिर उसके बाद आता है इंडियो राइनो विजन 2020। इसी के बाद से राइनो की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी, स्पेशली वन हॉर्न राइनोस की पॉपुलेशन में इंडिया पूरे वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करता है, अप्रोक्सीमेटली 85% से 80% के आसपास है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे है ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस है, तो हैबिटेट क्या है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सवाना एंड क्या है भाई सर्बलैंड्स में, ठीक है। जहाँ पे ग्रास होगी, जहाँ पे थोड़ी वो एक्टिविटी कर पाएंगे वहीं पे वो मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तराई ग्रासलैंड ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है। नेपाल में अभी तो नहीं मिलता मगर भूटान में और इंडिया में डेफिनेटली मिलते हैं। मेजर प्रोजेक्ट जैसे बताया काजीरंगा है, मानस है और पबितोरा है, ठीक है। थ्रेट्स क्या है, पोचिंग है, हैबिटेट है, लॉस है, फ्रेगमेंट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये आपको भी पता है भैया। बस मुझे एक बताइए पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। और दूसरी बात, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में फर्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके थ्रू पे स्टैब्लिश किया था, ये किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और नेशनल पार्क किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, जरूर बताना, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रोजेक्ट एलिफेंट के। एलिफेंट दिख रहा है, क्या क्या मस्त दिख रहा है। चलिए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, 1992 में। याद रखिए मैं जितना जितना ईयर बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, प्रोजेक्ट लॉयन कब आया, प्रोजेक्ट राइनोसोरस विजन कब आया, और उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया। एक लाइन से इसको लिख लीजिए, एज इट इज क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में है, क्रिटिकली ये स्पॉन्सर्ड है, स्कीम टू कंजर्व द एलिफेंट, एड्रेसिंग ह्यूमन एलिफेंट कंफ्लिक्ट, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम पोचिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। हाथी मेरा साथी MOAFCC का एक इनिशिएटिव है। रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट यूजेस बी बॉक्स क्या होता है कि मतलब रोड के किनारे में जिसमें मधुमक्खी रख देते थे, मधुमक्खी की आवाज वाली एक सिस्टम रखते थे, साउंड सिस्टम। तो रोड के आजू बाजू लगा देते, जैसे मधुमक्खी की आवाज सुनते हैं हाथी लोग तो वो वहां से हट जाते हैं, वहां पे जाते नहीं हाथी जितनी भी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था ताकि एक कंजर्वेशन बनाए सके। मतलब एक एक पॉलिसी को कितना सोच सोच के बनाया जाता है, अब भी ये सोचिए। इसलिए IAS बनने के लिए भैया दिमाग तो बहुत लगता है।
एशियन एलिफेंट अलायंस एनजीओ कोलिशन विद द कॉरिडोर 12 स्टेट्स के साथ है। IUCN SH में साइंटिफिक बॉडी मॉनिटरिंग द एलिफेंट 13 एशियन कंट्रीज। IUCN SH जैसे सफेद हाथी होता है, एक एशियन हाथी होता है, एक अफ्रीकन हाथी होता है, साइज के ऊपर होता है, और एक जेस्टेशन पीरियड होता है जो एक बार यूपीएससी में पूछा भी गया। किसके ऊपर से? एलिफेंट के ऊपर से। तो क्या लॉयन का कौन सा होता है ये मुझे बताना, और उनका एक स्पेशल ब्रीडिंग एरिया या स्पेशल ब्रीडिंग क्लाइमेट कौन सी होती है ये भी जरूर मुझे बताना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बता दिया, अब इंटरनेशनल एफर्ट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ के ऊपर से कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन, हाँ कंजर्वेशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के ऊपर से। कब ये CMS जिसको बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बॉर्न कन्वेंशन। बॉर्न कन्वेंशन किसके लिए है? माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए। कब आया था ये? 1979 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और इफेक्टिव कब हुआ था? 1983 में। एज इट इज याद कर लीजिए, एज इट इज पूछेगा भी। पर्पस क्या है? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज अक्रॉस देयर रेंज पे। अपेंडिक्स क्या है? थ्रेटेंड स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया। अपेंडिक्स स्पीसीज नीडेड टू कोऑपरेटिव है। फिर CMS COP 13 जो 2020 में कहाँ पे हुआ था? ये गांधीनगर इंडिया में, ये जरूर याद करना। इसके इंडिया इसको प्रेसाइड किया था, इंडिया में होगा तो इंडिया प्रेसिडेंट करेगा इसको। ठीक है, COP 14 कहाँ पे होता? लॉन्च स्टेट वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट लाई थी जिसमें 14 स्पीसीज को ऐड किया गया था। ठीक है, जो माइग्रेट हो रही थी। तो बॉर्न कन्वेंशन किसके लिए? ये एज इट इज याद रखना क्योंकि पूछ लेता है। मैं वही बताऊंगा जो प्रीवियस IQ में दिख रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए इंडिया एट COP 29 में, इंडिया एट COP 29 में हाईलाइटेड द ऑपरेशनल टर्टसीड अगेंस्ट द टर्टल वाइल्ड लाइफ क्राइम के ऊपर है। ठीक है, तो COP 19 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं इसे। पर्पस ऑफ लिस्टिंग द रेड क्राउन रूफ टर्टल होते हैं एंड लिथ सॉफ्ट सेल टर्टल टू अपेंडिक्स 1 में ऐड किया गया था। जियोपोर इंडिया ग्रेको एडेड टू अपेंडिक्स 2 टू कर्ब द पेट ट्रेड एंड हैबिटेट थ्रेट्स है। ठीक है, तो इसमें स्पेशली टर्टल्स के ऊपर फोकस में रख के बनाया गया था। और ये कहाँ से आता है? COP 29 कहाँ पे हुआ था? पनामा में। कब हुआ था ये? 2022 में। इसको याद मत रखना, इतना पूछता भी नहीं है यूपीएससी। फर्स्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट रिलीज किसने किया था? साइट्स ने किया था। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? साइट ने। इसके अंदर बेसिक क्या है? तो कंजर्वेशन बताएगा, कैसे कैसे कंजर्वेशन करना है। ठीक है, साइट टाइगर एनफोर्समेंट टास्क फोर्स भी बनाया गया है। पर्पस 1,50,000 बजट अंडर द बिग कैट टास्क फोर्स के लिए बनाया गया है। और इसी के साथ में कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में बनाने के लिए बात हुई है और बनाएगी इंडिया? मैंने अभी भी उसके बारे में थोड़ा पढ़ाया भी है, पीछे जाके देखिए। साइट के ऊपर चलते, साइट क्या है? एक वॉशिंगटन कन्वेंशन है जिसके थ्रू पे एम टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फ्लोरा ओवर द एक्सपेडिशन वाया द इंटरनेशनल ट्रेड। 184 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट है। हर 2 से 3 साल के बाद ये साइट्स की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती रहती है। ठीक है, COP सिर्फ UNFCCC की नहीं होती, बाकी सबकी भी होती है। IUCN क्या है? IUCN NGO बेस्ड एक ग्लैंड में जो स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे एस्टेब्लिश भी हुआ था। ये एडवोकेसी करता है, रिसर्च के लिए एडवोकेसी फ्रेमवर्क नेचुरल कंजर्वेशन को प्रोवाइड करता है। तो क्या IUCN UN की स्पेशल बॉडी है? नहीं है ना भाई, अभी तो बात कर लिए थे, NGO है। बस कान में ईयरफोन लगा के 2 की स्पीड में भगा रहे होगे, मेरे को पता है ना। ऐसी भारी ना तुम लोग की जिंदगी, मजा ही आ जाएगा तुम लोग को एकदम। मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, माइक का प्रोग्राम। माइक प्रोग्राम का कहाँ से ये लॉन्च बाय द साइट्स ने किया था? 1997 में। इसी के साथ मुझे बता दीजिए साइट कहाँ पे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? डेटा यूज द साइट डिसीजन बाय द एशिया एंड अफ्रीका के ऊपर से करते हैं। 28 माइक प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं पूरे ऑल ओवर में, और वहाँ पे इनको नोटिस किया जाता है। दूसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। फंड से क्या समझ में आया कि हाँ भाई इसको पैसा मिला। कहाँ पे रहेगा? ये भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में होगा। मिशन क्या है? स्टॉप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्रमोट हार्मनी बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचुरल, मतलब ह्यूमन और नेचुरल के बीच में। एज इट इज ये दोनों याद रख लेना, पूछ लेगा। ट्रैफिक इनिशिएटिव क्या है? वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग करेगा। किसकी मॉनिटरिंग करेगा? वाइल्ड लाइफ ट्रेड की। फंड नहीं दे रहा है ये, ट्रैफिकिंग की ट्रेडिंग देख रहा है। लिविंग प्लांट रिपोर्ट आती है इसकी, किसकी आती है? बाइनियल बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट बताती है ये। अर्थ आवर ग्लोबल राइट ऑफ इवेंट ऑफ अवेयरनेस, ये सब आपको बताती रहेगी। ठीक है, ये हो गया आपका वाइल्ड लाइफ के इंटरनेशनल एफर्ट्स ऑफ कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर चलते हैं। कुछ और भी है जैसे कंजर्वेशन ऑफ इंडियन डॉल्फिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो
इंडस रिवर में भी मिलती है, गंगा रिवर में भी मिलती है। गंगा रिवर में जो मिलती है वो अलग अलग नाम से जानी जाती है, जो इंडस रिवर में मिलती है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि गंगा रिवर डॉल्फिन सुशु बोलते हैं, कहाँ पे है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया की है। और उसके बाद इंडस रिवर डॉल्फिन जो कि पंजाब में मिलती है उसको बुलान बोलते हैं, ठीक है, ब्यास रिवर में मिलती है। इरावदी डॉल्फिन फाउंड इन चिल्का लेक उड़ीसा में, ठीक है, इतना पता चल गया आपको। चिल्का लेक में और एक चीज पाया जाता है, कौन सी एक प्रजाति को बताना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रजाति है। अब गंगा डॉल्फिन मतलब गंगा रिवर डॉल्फिन जो शुशु है उसको क्या बोलते हैं, एक तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है। हैबिटेट क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघालय बेसिन में मिलती है। ट्रेड क्या है, ब्लाइंड होती है, एक तो अंधी होती है, दिखती नहीं है इसको, तो कैसे करती है, अल्ट्रासाउंड से करती है बेटा, अल्ट्रासोनिक साउंड से ये अपने आप को पता लगाती है कि कहाँ पे कौन सी चीज है। और आपकी इंपॉर्टेंट इसलिए बता दो, एक पिक्चर में देखा हूँ भाई, कम मतलब कि जो डॉल्फिन है वो सबसे ज्यादा होशियार जानवर है, ठीक है, तो बता दूं भाई, कहीं तो काम आ ही जाएगा। यूपीएससी में हर चीज है ना ऐसे ही काम आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं इरावदी डॉल्फिन के ऊपर। इरावदी डॉल्फिन एंडेंजर्ड है, याद रख लेना। कहाँ पे मिलती है, ब्रैकिश एंड फ्रेश वाटर। अब ब्रैकिश वाटर क्या होता है, बैकिश वाटर क्या होता है, अगर नहीं पता है तो जाके सर्च करो भाई, क्या है समुद्र का वाटर, कैसे आके इंडिया में सॉरी रिवर के साथ अटैच होता है, सब कुछ जाके देखो, ये सब चीज देखने वाली चीज है। थ्रेटन क्या है, ग्लिनेट्स है और हैबिटेट कन्फ्लिक्ट्स है, भाई जाल फेंक के रख देते हैं और उसमें वो बेचारी फंस के मर जाती है, ठीक है। और इंडस रिवर डॉल्फिन का क्या स्टेटस है, ये है एंडेंजर्ड। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये पहला वाला पेज खत्म, नहीं अभी और स्पीसीज है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, देखिए जो इधर जो फर्स्ट पेज पे जो स्पीसीज को कवर किया गया वो ज्यादातर पीवाईक्यू में पूछा गया था, उसको कवर किया गया, ठीक है। टाइप क्या है, लार्जेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल है ये, कौन सी, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लीस्ट कंसर्न में है ये। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया क्या है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। थ्रेटन क्या है, हंटिंग, इनलीगल किलिंग, वो सब अपने हिसाब से देख लेना आप। प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन क्या आईयूसीएन ने लीस्ट कंसर्न दिया, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है, ठीक है। घड़ियाल के ऊपर चलते हैं। घड़ियाल क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। फिश ईटिंग फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, वेरी लॉन्ग स्नॉट, एक लगभग अगर मच्छी जैसा ही दिखता है, आप जाके कहीं पे भी देख सकते हो, फोटो यहाँ पे डाला नहीं गया। तो हैबिटेट क्या है, क्लीन रिवर विथ सैंडबैग्स के साथ रहती है। क्यों रहती है ये जरूर सोचना कभी, क्यों ये क्लीन रिवर में रहती है। नेशनल चंबल सेंचुरीज यूपी, एमपी और राजस्थान, यहाँ पे जब पे मिलती है। थ्रेटन क्या है, डैम्स, पॉल्यूशन, सैंड माइनिंग, आपको पता होगा, पन्ना नेशनल पार्क डैम बनाने की बात चल रही थी, सोचो। प्रोटेक्शन क्या, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये, अपेंडिक्स 1 में है। सीएमएस अपेंडिक्स 1 में, सीएमएस क्या है, बॉर्न कन्वेंशन याद है, बस 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 ऐसे दिमाग में बैठता ना, अरे आया है बहुत मजा आ जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में है, ठीक है। चलिए कंजर्वेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स के ऊपर चलते हैं। मूगर इंडियन क्रोकोडाइल है, वनरेबल रहती है ये। हैबिटेट आपको पता है, लेक रिवर सब जगह मिलेगी भैया ये। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, थ्रू द इंडियन एक्सटिंक्ट, भूटान में एक्सटिंक्ट हो गई है लगभग, ये इंडिया में है अभी भी। तो इंडिया में इसको वनरेबल स्टेटस, मतलब आईयूसीएन ने इसको वनरेबल स्टेटस दिया, अपेंडिक्स 1 में आती है, शेड्यूल 1 में आती है। सीएमएस 1 क्यों नहीं दिया इसको, सोचने वाली बात है, ये भी तो हो सकता है पोचिंग इसकी। चलिए इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम्स के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं हमारा रैमसर कन्वेंशन के ऊपर। रैमसर कन्वेंशन कहाँ पे, 1971। रैमसर कहाँ पे, ईरान की एक जगह है जहाँ पे रिवर बहुत पहले बड़ी थी, धीरे धीरे छोटी होने लगी, तो उसको रैमसर कन्वेंशन के नाम पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, इसको जरूर याद रखना। मेंबर्स 172 है, 2400 साइट्स है। तो इंडिया इसमें मेंबर है सिंस 1982 से, जब से स्टैब्लिश हुआ है तब से नहीं है, 1982 से, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट साइट कौन सा है, रैमसर का सुंदरवन है। 2024 का थीम क्या है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग है, ठीक है। फर्स्ट साइट जो थी, जो पूरी दुनिया में अनाउंस की थी, ये पेनिसुला में, ये है कॉर्ब पेनिसुला में अनाउंस की थी। मोस्ट साइट कहाँ पे, यूके में, फिर मैक्सिको में है। इंडिया में कितना है ये जरूर मुझे कमेंट करके बताना, 85 है कि 86 है, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। लार्जेस्ट रैमसर एरिया कौन सी है, बोलीविया, ठीक है। और बोलीविया कौन से कॉन्टिनेंट्स में आता है ये भी जरूर बता देना मुझे, भाई ये सब चीज़ तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो कैसे होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल के ऊपर। मैं बोला ना बेसिक के साथ आपको करंट अफेयर भी कवर करवाया जाएगा। ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है, रेगुलेट ऑक्सीजन फ्लो अक्रॉस द एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, तीनों में होगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में कितना है, 21% जो ऑक्सीजन है फ्रॉम द कहाँ से आता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू पे। और फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, ओशियंस में। उसके बाद
हमारे नॉर्मली फॉरेस्ट से आता है। लंग्स ऑफ फॉरेस्ट कहाँ पे है, कमेंट करके बताना कौन सा ऐसा जंगल है, साउथ अमेरिका में है। बायोस्फीयर, इन द सेल वाया द respiration of photosynthesis। हाइड्रोस्फीयर dissolved O2 for the aquatic life में। लिथोस्फीयर इन रॉक साइकिल जियोलॉजिकली। तो ये मैं आपको एक एक टाइम्स में बता दिया कहाँ कहाँ पे ये रेगुलेट करते हो ऑक्सीजन साइकिल। अब चलते हैं नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर। सबके डायग्राम बनाया, अब यहाँ पे देख सकते हो CO2 कैसे प्लांट के थ्रू पे सब कुछ निकल रहा है। फैक्ट्री इसको ऑब्जर्व करी, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, प्लांट ऑब्जर्व कर रहा है जब फैक्ट्री से कोई निकल रहा है। फिर वो ऊपर जाके कैसे O2 से प्योरीफाई हो रहा है और कैसे सॉइल में उसकी एक एक्टिविटी हो रही है, इस चीज को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू पे बताया भी गया। नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के ऊपर से पूरी बात हो रही है। इन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया नाइट्रेट, और नाइट्रेट थ्रेड द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रोसेस में, जिसके वजह से लैंड को सबसे ज्यादा मदद मिलती है। किसके थ्रू पे, नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू पे। तो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक तो लाइटनिंग है, यूवी रेडिएशन है, इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट फायर है, व्हीकल है, थर्मल प्लांट है। अब आपको पता चला फॉरेस्ट फायर से क्यों फसल को जलाते हैं, क्यों जूम कल्टीवेशन होता है, बस समझ में आ गया होगा अगर मेरी इतनी बात ना। भाई आतंक मचा दोगे तुम लोग इतना। ठीक है, की स्टेप्स इन नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, माइक्रोब्स है। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोब्स के ऊपर लिखा है एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, और तीसरा कौन है, साइनोबैक्टीरिया। भाई बहुत ही खतरनाक नाम रहते हैं, लेकिन ये तीनों नाम याद रखना, पूछा भी गया यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स कौन कौन सी है, पी है, बीन्स है, सोयाबीन है, क्लोव है, अफेक्स है, फिर जितने भी बीन्स होती है वो तो होता ही है। अब बीन्स कौन कौन सी होती है 2024 के क्वेश्चन पेपर में मैंने सॉल्व करवाया है। समझ में आ गया कैसे यूपीएससी क्वेश्चन अपने फ्रेम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल की यहाँ पे एक्टिविटी आपको दिख रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन साइकिल की। तो कार्बन एग्जिस्ट मेनली CO2 एंड एटमॉस्फेयर में रहता है। शॉर्ट टर्म साइकिल होती है इसकी, मतलब कुछ देर तक वो एटमॉस्फेयर में घूमता है। क्यों घूमता है, ड्यूरेशन इसका नो डाउट है बहुत लंबा होता है, लेकिन जैसे कि पेड़ उसको ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो ऑब्जर्व करने की वजह से CO2 कम होता है। ठीक है, नेचुरली अवेलेबल होता है, फोटोसिंथेसिस बाय द प्लांट्स के थ्रू पे होता है। फाइटोप्लैंक्टन एब्जॉर्ब CO2, ये जरूर याद रखना कौन करता है, फाइटोप्लैंक्टन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है CO2 को। ठीक है, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन और डीके रिलीज CO2 बैक इनटू द एटमॉस्फेयर हो जाते हैं। इसमें दो है, लॉन्ग टर्म साइकिल होता है और एक शॉर्ट टर्म साइकिल होता है। लॉन्ग टर्म साइकिल में कार्बन गेट द स्टोर्ड इन मार्शली सॉइल्स, ओशियंस, सेडिमेंट्स और फॉर्म्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में। ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज द CO2 बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। इतना आपको याद हो गया। एक पार्ट तो खत्म हो गया, दूसरे पार्ट के ऊपर चलता है। ग्लोबल इनिशिएटिव एंड फ्रेमवर्क फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सबसे पहले ये HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट, ये आउटकम क्या है, नन ऑफ द 20 टारगेट मेट एट पार द ग्लोबल डाइवर्सिटी आउटलुक। तो HE बायोडाइवर्सिटी किस लिए है, बायोडाइवर्सिटी को, कौन से बायोडाइवर्सिटी को, कि जो भी ग्लोबल जितनी भी बायोडाइवर्सिटी एक्टिविटी हो रही है वहां पे ये टारगेट बेस पे काम कर रहा है। ठीक है, फिर कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कब आया था, 2020 में आया था ये। ठीक है, एडोप्टेड COP25 में मॉन्ट्रियल में कनाडा में इसको अडॉप्ट किया था, और इसका टारगेट 2050 तक इसको रखा गया है। रिड्यूस एक्सटिंक्ट एंड रेट ट्रांसफर है, सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूज है, फेयर बेनिफिट शेयरिंग है, बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप क्लोज है। COP16 क्या है, 2024 में केल कोलंबिया में हुआ था ये। इसके हाइलाइट्स क्या है, न्यू IPLC बॉडी बनाई गई थी। ठीक है, ये क्या करेगी, ये कंजर्वेशन अथॉरिटी को वॉच करती रहती है जितनी भी एक्टिविटी हो रही है बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कन्वेंशंस के रिलेटेड, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर कंजर्वेशन इंटरनेशनल प्लांट इंटरनेशनल कन्वेंशन अथॉरिटी के थ्रू पे। तो इसको ये वॉच करती है। मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है जो क्या करेगी, ट्रैक करेगी कुनिंग मॉन्ट्रियल गोल्स को, और वो क्या था मैंने यहाँ पे गोल बता दिया है आपको। चैलेंजेस क्या है, नो सेंसस ऑफ फाइनेंशियल रोड मैप, कोई फाइनेंशियल रोड मैप ही नहीं बनाया इसका, मतलब कितने लोग कितना फंड देंगे कुछ पता ही नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेडी ऑन अ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर अ फूड एंड एग्रीकल्चर, इसके ऊपर बात करते हैं। ये ऑल्सो इंटरनेशनल सीड ट्रीटी है ये। तो फूड सिक्योरिटी प्लस इक्विटेबल बेनिफिट और शेयरिंग के साथ ये काम करती है। बॉन चैलेंज और बॉन कन्वेंशन दोनों अलग है। बॉन चैलेंज 2011 में आया था, जर्मनी में है बॉन, और प्लस आयुशियन दोनों जन ने मिलकर किया था। इंडिया प्लेज क्या है, 26 मिलियन एज अ क्या क्या रिस्टोर करेगा बाय 2020-30 तक। क्या रिस्टोर करेगा, बायोडाइवर्सिटी को, और क्या, क्यों, क्लाइमेट। भाई कुछ तो एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी ना, इंटरनेशनल ट्रेडिंग कैसे होगी। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी, ये प्लांट प्लेटफॉर्म है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज।
जिसमें बॉर्न जर्मनी में हो रहा ही है। फिर मेंबर कंट्रीज क्या है, 150 इंक्लूड इंडिया। फिर नोटेबल फाइंडिंग है 1 मिलियन स्पीसीज थ्रेटेंड एंड विथ एक्सटिंक्शन है, 40% एटमॉस्फेरिक है, अरे एम्फीबियन है, 33% रीफ कॉल्स है। ये सब अपने हिसाब से देख लेना, साथ में FLR कर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस मैंने लिख दिया ताकि कल को आप बस इसको देख के चल जाए। नोगोया प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। फोकस एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, किसके लिए, ये जेनेटिक के लिए। ठीक है, इतना याद रखना। इंडिया पार्टी है इसका, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी प्लेज इसके अंदर एक सेंट्रल रोल करता है, किसमें, नगोया प्रोटोकॉल में। एज इट इज याद रखना, ये जरूर पूछता भी है। कार्टेगिना प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कब आया था, 2000 में आया था। और फोर्स में कब आया था, 2003 में। फोर्स मतलब होता है कि तब से वो इम्प्लीमेंट हो गया था। ठीक है, तो फोकस क्या है, सेफ हैंडलिंग है, लिविंग ऑफ माइंड लाइफ मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म है, पार्ट टू द प्रोटोकॉल है। ठीक है, इतना तो हो गया अभी आपका। हाँ, और एक है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कब आया था, 1992 में। कब, अर्थ समिट में। कहाँ पे हुआ था, रियो द जेनेरियो का। ये जरूर मुझे कमेंट करके बताना। 196 पार्टीज है, कंजर्वेशन करना है, सस्टेनेबल यूज करवाना है, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट सबको प्रोवाइड करनी है। इशू रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एक होता है इंसिट्यू, एक होता है एक्सिट्यू। जिसको पता होगा इंसिट्यू क्या होता है और एक्सिट्यू क्या होता है जरूर बताना। ठीक है, चलिए बता देना, मैं बता रहा हूँ उसके बाद मत बताना। मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। ये तीनों क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो एंड तक जरूर बने रहना, आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना। बहुत एफर्ट से ऐसे PDF बनते हैं, चैनल पे डाल के आप जाके सिर्फ डाउनलोड कर लेते हो तो बहुत ठीक है, वो आपकी चॉइस भी है। और हम लोग वो चीज़ चाहते भी है कि आप हमारी तरफ से आपको एक एक एफर्ट मिलता रहे, मगर प्लीज़ चैनल को शेयर करें ना अपने दोस्तों के बीच में, तो हमारे लिए भी बेनिफिट होगा। ठीक है, वरना तो इतने बतेरे लोग पढ़े हैं ना, क्यों बता रहे कुछ और है, पढ़ रहे कुछ और है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर करके दूसरे चैनल में जा जाके अपनी बस TRP ले ले रहे हैं। चलिए, लेजिस्लेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, रिहेबिलिटेशन करना है, डिग्रेड करना है, हैबिटेट करना है। ठीक है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होते हैं इन सीटों में, इसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, इसके पहले नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अथॉरिटी और बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इसके अंदर आती है। ठीक है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव 2022 में क्या बोला है, मिनिमम 1 किलोमीटर ई से जेड, ESZ मतलब इको सेंसिटिव जोन अराउंड ऑल द PA प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है रहेगा, तो एक्टिविटी क्लासिफाइड कर दिया गया है, कौन कौन सी प्रोहिबिट की गई है एक्टिविटी यहाँ पे लिखा है, माइनिंग हो गया, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो गया, पॉलिटिंग जो भी इंडस्ट्रीज होती है उनको प्रोहिबिट कर दिया गया है। रेगुलेट किया जा रहा है ट्री फिलिंग को, इरिगेशन को, टेरिवेशन को, ये सब चीज को यहाँ पे फ्री कर दिया गया। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में डेफिनेशन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ अ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंश्योरिंग इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड एवोल्यूशनरी कंटिन्यूसी। ठीक है, क्या है, दो चीज यहाँ पे बस आपको नोटिस करनी है। पहला, नेचुरल हैबिटेट होना चाहिए उनका, और वो खुद अपनी तरफ पे इवॉल्व हो पाए। जो इस एक्टिविटी को सपोर्ट करेगा वो हो जाता है आपका इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। ठीक है, अब इसी के साथ बात करते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट कंजर्वेशन। ठीक है, वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में बहुत सारी चीजें सिमिलरिटी है, क्योंकि माउंटेन एरिया वो भी है, वहाँ पे भी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, वहाँ पे भी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, वहाँ पे मतलब नॉर्थ ईस्ट में। गाडगिल कमेटी बनी थी, इसने क्या बोला था, कस्तूरा रंजन कमेटी क्या बोला था, इसने क्या बोला था, और नोटिफिकेशन 2018 का क्या आया था, ये क्या था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केरला में क्या होता, हाँ बस 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 ऐसे ही आपके दिमाग चलता ना, अरे आया है, बहुत ही मजा आता है। बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर चलते हैं। लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया इकोसिस्टम है, रिकॉग्नाइज अंडर द यूनेस्को मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैप प्रोग्राम के थ्रू पे आया था। प्रमोट बायोडाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड रिसर्च, मैंग्रोव्स के सब के ऊपर से काम करेगा। ठीक है, अब XCT के ऊपर भी थोड़ा बात करें। डेफिनेशन क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ अ थ्रेटेंड स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट इन कंट्रोल द एनवायरनमेंट। मतलब हम जैसे लोग बनाएंगे इसको, जियोलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, जो भी प्रोटेक्शन एरिया के बाहर चले ही जाएगा, तब जाके वहां पे आएगा हमारा रोल। हम आएंगे, हम बचाएंगे, या तो हम अपने खाने के लिए बनाएंगे। हमारा बचाना बहुत सही रहता है ना, कि हम अपने खाने के हिसाब से कर लेते हैं। हाँ हाँ, हम ये प्लांट बचा रहे हैं, हाँ हाँ हम ये एनिमल बचा रहे हैं, ताकि हम फ्यूचर में खा पाए। हाँ, वेजिटेरियनिज्म मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सब बता रहा हूँ भाई, वरना तो फिर गाली पड़ने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इनवर्टो फर्टिलाइजेशन IVF क्या होता है पता भी होना चाहिए, और एक बार क्वेश्चन पूछा भी है। अब बात करते हैं कुछ हमारे फूड चेन के ऊपर। एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं।
इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर चलता है, जिसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशन अमंग द ट्रॉपिक लेवल क्या होता है आपको बताना पड़ेगा इन ऑन इकोसिस्टम। ईच होराइजन बार रिप्रेजेंटेड अ ट्रॉपिक लेवल इन साइज शो द नंबर ऑफ बायोस्फीयर मासेस है। तो अब इसमें हम बात करेंगे पिरामिड एनर्जी के ऊपर। पिरामिड एनर्जी के ऊपर क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, है ना। तो डिस्पाइट एनर्जी फ्लो ऑलवेज अपराइट एज एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच, मतलब ये क्यों होता है? एनर्जी मतलब आप समझ जाइए कैलोरी होती है, बहुत सिंपल टर्म है। ग्रास के पास सबसे ज्यादा कैलोरी है, ग्रास को खाया किसी एक हिरन ने, इस हिरन ने खाया तो उसकी कैलोरी उसके अंदर आई, तो कैलोरी अब कम होगी क्योंकि उसने कंज्यूम किया और वो पचाएगा अपने, पचाने के बाद वही एक्सक्रीटा के फॉर्म में अदर फॉर्म में निकल जाएगा, तो आपकी कैलोरी बहुत सारी वेस्ट हो गया, थोड़ी कैलोरी बची उस जानवर के अंदर। उस जानवर को जो खाएगा फिर उसके अंदर कैलोरी कम जाएगी, फिर उस जानवर को जो खाएगा उसके अंदर कैलोरी कम जाएगी। बस ये हो गया आपका एनर्जी पिरामिड के ऊपर। अब इसी के साथ पिरामिड बायोमास में क्या हो जाता है, जैसे कि ये रहा ग्रास, ये रहा आपका हिरन, ये रहा आपका चीता खा रहा है, देख लीजिए आपका कम होने चले गया, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स में। shows the number of individual of each level पे इंडिविजुअल बताएगा। यूजुअली अपराइट बट कैन बी इन्वर्टेड, दोनों हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है इन्वर्टेड भी हो सकता है। क्यों अपराइट कहाँ पे होता है? टेरेस्ट्रियल पे। इन्वर्ट कब होता है? एक्वेटिक में, ठीक है, इतना याद रहेगा ना, एक्वेटिक में इन्वर्ट हो जाता है और टेरेस्ट्रियल में अपराइट हो जाता है। क्यों, ये कैसे, क्या बता दिए सर? अरे भाई बहुत सिंपल चीज है, एक्वेटिक में सिस्टम थोड़ी सी उल्टी वर्क करती है, ठीक है। क्यों उल्टी वर्क करती है? शार्क, छोटी मछली, ग्रास, ग्रास क्या होता है? फोटोप्लांक्टन, फोटोप्लांक्टन क्या होता है? और ज़ूओज़ोंथनी क्या होती है उसके अंदर, ये जरूर मुझे बताना। ज़ूओज़ोंथनी एक एनिमल है कि प्लांट है? इतने क्वेश्चन तो पूछने पड़ते हैं भाई, नहीं पूछोगे तो आपको तो भाई बस कान लगा के सुन लो और चले जाओ एग्जाम में देने समय। A linear sequence showing the who eats the whom in on ecosystem represented the flow energy and nutrient for the organism through the food chain के थ्रू पे होता ही है। जैसे कि ये रहा, यहाँ पे एक ग्रास है, यहाँ पे कुछ ग्रास को खा के बन रहा है, फिर चींटी खा रही है, फिर उसको कोई पक्षी खा जा रहा है, उस पक्षी को स्नैक खा जा रहा है या नेवला खा जा रहा है, जो भी है, उसको स्नैक को नेवला या तो आउल्स खा जा रहा है। ये फिर यही चीज यहाँ से आएगा, डिग्रेड होकर पूरा गोल गोल साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं फूड वेब पे। ये हो गया हमारा फूड वेब। क्या हो जाता है? वेब का मतलब होता है हर एक स्पीसीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है। एनसीईआरटी का इमेज है भैया, जब पूछ लेते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं। अ फूड वेब रेफर टू द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ अ फीलिंग रिलेशन अमंग द वेरियस ऑर्गेनिज्म इन ऑन इकोसिस्टम डिस्पाइट द मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फूड चेन। इंटरकनेक्टेड फूड चेन का मतलब होता है कि ये हॉक है, ये हॉक किसी जानवर को भी खाएगा तो स्नेक को भी खाएगा, ये स्नेक चूहे को भी खाएगा तो कोई नेवला इसको भी खाएगा, समझो। और यही कहीं पे डिग्रेड होकर पड़ा रहेगा, कहीं पे डिकम्पोज होता है तो उसी को चूहा भी खाएगा। तो हर एक चीज दूसरे से कनेक्ट होती है, ठीक है। हम जैसे हम क्या करते हैं, सब खाते हैं, तो हम हर्बीवोरस में आते हैं कि ओमनीवोरस में आते हैं कि कार्निवोरस में आते हैं, जरूर बताना। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन ट्रांजिट जोन बिटवीन टू बायोमास इकोसिस्टम वेयर टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है? मैंग्रोव, मैंग्रोव में क्या होता है? मरीन मिलती है और टेरेस्ट्रियल मिलता है, सिस्टम मिलता है। ग्रासलैंड क्या है? फॉरेस्ट मिलता है, डेजर्ट मिलता है। टाइप्स क्या है? नैरो कहाँ पे होता है? ग्रासलैंड फॉरेस्ट है। वाइड क्या हो जाता है? फॉरेस्ट डेजर्ट है। एज इट इज याद कर लीजिए, पूछ लिया जाएगा। जोन ऑफ टेंशन क्या है? इंटरमीडिएट कंडीशन बिटवीन द एडजेसेंट इकोसिस्टम्स में होते हैं। फीचर क्या है? हैबिटेट, बायोडाइवर्सिटी, प्रोडक्टिविटी, एज इफेक्ट होता है इसके अंदर। एज इफेक्ट क्या होता है बता दिया आपको, हाई बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी एरिया होता है। मे होस्ट यूनिक स्पीसीज नॉट फाउंडेड इन द बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम, ठीक है। इकोलाइन क्या होता है? इकोलाइन क्या होता है? ये है ग्रेजुअल कंटिन्यूअस ट्रांजिशन बिटवीन द टू इकोसिस्टम। नो सेप स्पीसीज बाउंड्रीज है यहाँ पे। चेंजेस अकर्स अलोन ऑन द इन्वायरमेंटल ग्रेडिएंट, एग्जांपल एल्टीट्यूड है, सैलिनिटी है, टेम्परेचर है, ठीक है। कोई ये नहीं होता है क्लाइमेट के हिसाब से। एज इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज बाय द बायोडाइवर्सिटी एंड डेंसिटी इन द इकोटोन कंपोजिशन ऑफ द एडजस्टमेंट और एज स्पीसीज के ऊपर। स्पीसीज दैट थ्राइव इन इकोटोन्स ऑफ इफेक्टिव एबंडेंस। अरे मैंने तो रैप कर दिया भाई, मजा आ गया। चलिए अभी ऐसे बहुत है। इसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ। नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क क्विक फैक्ट्स क्या है? 1.35% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया है। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? कॉर्बेट है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? हेमिश नेशनल पार्क है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ साउथ भूटान आइलैंड कौन सा है? अंडमान निकोबार है। लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया 25% सिक्किम में है। स्मॉलेस्ट एरिया तेलंगाना में 0.02% है। मध्य प्रदेश हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ 11 नेशनल पार्क है। पंजाब इज द ओनली स्टेट डज नॉट हैव अ नेशनल पार्क। दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप इज नॉट फीचरिंग ऑफ अ नेशनल पार्क, ठीक है।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, जिसे ये 3.75 जोग्राफिकल एरियाज को कवर करती है। ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी है? वेदांतंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लार्जेस्ट कौन सी है? रन ऑफ कच्छ में है। स्मॉलेस्ट बॉन्ड सेंचुरीज महाराष्ट्र में है। लार्जेस्ट रेंज ऑफ द एरिया मध्य प्रदेश में है। फिर यूटी लद्दाख में है। स्मॉलेस्ट कहाँ पे है? स्मॉलेस्ट एरिया कहाँ पे? नागालैंड में है। और इसी के साथ में महाराष्ट्र हैविंग ए मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपको नेशनल पार्क के बारे में भी हो गया। अब थोड़ा नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। ये IUCN कैटेगरीज 2 में आता है। कंजर्वेशन एंटायर इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, नो ह्यूमन एक्टिविटी। कहाँ पे नहीं होता नो ह्यूमन एक्टिविटी? नेशनल पार्क में नहीं होता है। बाउंड्री कैन नॉट बी अल्टर्ड विदाउट द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। कहाँ से? पार्लियामेंट से अप्रूवल करना पड़ेगा। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या है? IUCN कैटेगरीज में आती है। ये भी प्रोटेक्टेड स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को करती है। हैबिटेट मैनेज द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। बाउंड्री कैन बी अल्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, और यहाँ पे पार्लियामेंट कर सकती है। समझ में आ गया? टाइगर रिजर्व कौन कौन? टाइगर रिजर्व के ऊपर मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तब भी आपकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। टाइगर रिजर्व, टाइगर का प्रोग्राम 1973 में आ गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। NTCA को स्टैब्लिश करता है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन सिरसल्लई टाइगर रिजर्व है बाय द कोर एरिया एज वेल एज टोटल एरिया को काउंट किया। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? बोर्ड टाइगर रिजर्व है। जिम कॉर्बेट सबसे हाईएस्ट टाइगर रिजर्व डेंसिटी में काउंट भी होता है, और साथ में सबसे ओल्डेस्ट है, इसके लिए डेंसिटी वहां पे ज्यादा है। इंडिया मोर देन 70% टाइगर रिजर्व को कंट्रीब्यूट करता है। मैंने बता दिया था। एलिफेंट कब प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ, जरूर मुझे बता देना। 1993 है कि 1992 है कि 1991 है? एज पर द सेंसस इंडिया हैज 55% ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे फैक्ट्स देख लेंगे। तो आपको यहाँ पे बता दिया हूँ मैंने। रामसर साइट के बारे में मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बता दिया है। इंडिया में कितनी है? 89। हो 85 था कि 86 में कंफ्यूज करवा दिया ना बच्चा। लास्ट में 4 कौन कौन सी है? एक तो है साकराकोटा बर्ड सेंचुरी है जो तमिलनाडु में है। तीर्थगाल बर्ड सेंचुरी है जो तमिलनाडु में है। कोचिपुरली वेटलैंड है जो सिक्किम में है। और उद्धम लेक ये कहाँ पे है? झारखंड में। ये 4 को अभी रिसेंटली अनाउंस किया है। तो स्टेट वाइज में नंबर में रामसर साइट में सबसे ज्यादा तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर पंजाब है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, असम, मिजोरम और उत्तराखंड और त्रिपुरा में, और गोवा में सिर्फ एक है। इस तरीके से याद रखना। एरिया वाइज में वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, ये टॉप 3 में है एरिया वाइज में, और गोवा त्रिपुरा ये बॉटम 3 में। ठीक है, लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? सुंदरवन है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी है? रेणुका लेक है। ओडिशा रामसर साइट इन इंडिया चिल्का 1981 में है। कोलोराडो नेशनल पार्क 1981। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे कुछ स्पीसीज के बारे में बताया, इसको जरूर आप जाके खुद देखना। हर एक स्पीसीज को कवर करवाया गया। अब बैठ के आराम से देखोगे तो 5-10 मिनट में आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एनवायरमेंट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल एफर्ट टू द कम्बट ऑफ वाटर पॉल्यूशन के ऊपर है। सबसे पहला क्या है? IMO बना है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? यूनाइटेड किंगडम में। बाकी डिफिनेशन यहाँ पे दी है, आप पढ़ लीजिए। बंकर कन्वेंशन बनाया गया। तो बंकर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इंश्योर कंपोजिशन फॉर डैमेज कंजर्वेशन ऑयल स्पिल फ्रॉम द शिप। कहाँ पे कौन क्या है इसका नाम? बंकर कंजर्वेशन बता दिया आपको। ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कंजर्वेशन 2004 में बना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ अ हार्मफुल एक्वेटिक ऑर्गेनाइजेशन थ्रेट द ब्लास्ट हो गया, वाटर डिस्चार्ज हो गया फ्रॉम शिप। तो ये क्या है? ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट से। यहाँ से आपको ब्लास्ट का मैनेजमेंट किससे, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ है आपका है लंदन कन्वेंशन जो 1996 का एक प्रोटोकॉल है, और 1972 में ही ये आया था। तो इसका एम क्या कहता है? ये प्रिवेंट करता है मरीन पॉल्यूशंस बाय द डंपिंग ऑफ अ वेस्ट एट सी में। तो वेस्ट एट सी के लिए ये है। ऑयल के लिए कौन सा था हमारा? ये है बंकर कन्वेंशन। फिर उसके बाद जो भी अदर एक्टिविटी डिस्चार्ज हो रही है, ब्लास्ट हो रहा है, ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट है। समझ गए? डिटेल यहाँ पे दिया। मैं सिर्फ वो चीज बता रहा हूँ जो UPSC प्री में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बाकी जिसको डिटेल में इंटरेस्ट है वो नीचे देख लेता है। रीजनल ऑयल स्पिल कंटीजेंसी प्लान कोई जॉइंट इनिशिएटिव है, किसका है? SACP साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। आप बोलोगे साउथ एशिया में क्यों बना है? भाई यहीं पे सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। कौन सा ऐसा ट्रेंच है जहाँ से होता है? ये जरूर मैं बताना। पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स कौन कौन से है? मेजर सेंट्रल ऑफ एयर पॉल्यूशन के ऊपर कौन से? पहला तो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन बना है, GRAP। ये क्या है? इसके डायनेमिक इमरजेंसी प्लान बनाता है ये। ठीक है, तो टाइगर बेस्ड सिस्टम है यहाँ पे। एक्शन कैटेगरीज बेस्ड ऑन द पॉल्यूशन लेवल है। तो PM पार्टिकुलर मैटर 2.5 और PM पार्टिकुलर मैटर 10 पे से ये डिसाइड होती है। इम्प्लीमेंटेड बाय द कौन किया था इसको? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी करती है। ठीक है, इसके बाद है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CKU। ये कब स्टैब्लिश हुआ? 2021 में। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी? मतलब
इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। किससे हुआ? 1986 से। कौन सा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और देखिए मैं जितना भी ये चीज बता रहा हूँ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1976, ये सब आप 1986, ये सब आपको याद रहने चाहिए ईयर के साथ। हाँ, कभी कभार हो जाता है कि मैच तो फॉलोइंग में आ गया ना, फिर सर को जाते रह जाओगे, और याद रखना आ गया तो फिर बहुत ज्यादा दुख होगा। पूसा डिकम्पोजर क्या है? ये ARI इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर आता है ये, ठीक है। डेवलप किया था इसको। तो ये क्या करता है? फंगल सोल्यूशन देता है, जेगरी बताता है, ग्राम फ्लोर की बताता है, और एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए बताता है। सुपर SMS और हैप्पी सीडर क्या होता है? यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, देख लीजिएगा, ठीक है। मैं हर चीज बताने बैठ जाऊंगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा और आप देखोगे भी नहीं। ग्रीन क्रैकर क्या है? ग्रीन क्रैकर किसने इंट्रोड्यूस किया था? 2019 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद, और CSI और नील ने मिलकर बनाया था इसको। तो इसके अंदर क्या यूज होता है, कौन सा वेपर यूज होता है, ये जरूर मुझे बताना। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। अब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव में एक तो आर्टिफिशियल होता है जो हमारी तरफ पे बनाया जाता है, यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है, जैसे एक्सरे हो गया, CT स्कैन हो गया, ठीक है। फिर नेचुरल रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस क्या है? कॉस्मिक रे ऑफ द आउटर स्पीसीज में टेरिटोरियल रेडिएशन फॉर रेडिएशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो भी निकल रही है वो एक हो जाता है। और फिर क्या है? इंडिया एफर्ट्स कौन कौन से लगे हैं? ग्लोबल मेजर्स क्या क्या है? इंडिया के एफर्ट्स एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड बनाया गया, रेगुलेटरी बोर्ड। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग न्यूक्लियर वेस्ट के कैसे कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा हो गया ना, कचरा पूरा एकदम फैक्ट है भाई, दिमाग खराब हो जाएगा इतना फैक्ट याद है। चलिए यहाँ पे इस पेज को छोड़ देता हूँ, आगे वाले पेज पे चलता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। लैंड डिग्रेडेशन अपनी तरफ से देख लेना, क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशंस के ऊपर ये क्लास देख लेते हैं, बस ये क्लास टाइम 5 मिनट जाएगा, बस देख लीजिए अच्छे से। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 फर्स्ट मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंटल मीट हुई थी, गेव स्टोक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान बना था, और लीड विद क्रिएट UNEP के थ्रू पे, ठीक है। सेकंड फिर यूएनईपी क्या कहता है? कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल इन्वायरमेंटल एफर्ट करता है। इसका फॉर्मेट क्या? IPCC बना था, विथ WMO के साथ ये बनाया गई थी, मतलब ये बनी थी, ये दोनों जन ने मिलकर बनाया था। इम्प्लीमेंटेड ये GEF क्या था? मैंने ऊपर अभी एक फंड बताया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फंड भी बना है। होस्ट CBD साइट CMS को करती है। CMS क्या? माइग्रेटरी स्पेसिफिक। कौन सा कन्वेंशन? बॉन कन्वेंशन। कब हुआ था? ओहो हो, याद रखिए। चलिए ये भी एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हो गया। दूसरा है अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में। रियो कहाँ पे? पूछा था, बता ही नहीं पा रहे हो तुम लोग, क्या कब क्या कैसे बनेगा रे तू IAS। चलिए CBD कन्वेंशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, UNFCCC फ्रेमवर्क ऑफ कंट्रोलिंग है, UNCCD है, एजेंडा 21 है, और फॉरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ नॉन लीगल गाइडलाइन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, ठीक है। WSSD रियो 10 जिसको बोलते हैं टोरंटो में हुआ था, जोशनबर्ग में हुआ था। कहाँ पे? ये साउथ अफ्रीका में है। लिंक्ड एजेंडा 21 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, MDG के बाद क्या आता है? SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कितने गोल है टोटल? रियो +20, और हाँ इसके साथ में 14 नंबर गोल क्या है? रियो द जेनेरियो ब्राजील में। पर्पस क्या है? 20 ईयर ऑफ द 1992 से हर 10 साल में ये अटेम्प्ट होता रहता है, तो +20 मतलब होता है 20 साल हो गए, तो उसके लिए 2012 में बना था ये। बर्थ क्या आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। लॉन्च एजेंडा 2030 ऑफिशियली डेवलपमेंट ये है, डिक्लेरेशन फ्यूचर है, ठीक है। चलिए ये आपका इंटरनेशनल हो गया। अब यहाँ पे RED प्लस REDD प्लस कब बना था? 2016 में। UPSC के 2016 में, सॉरी क्वेश्चन आया था, ये बना नहीं था तब। तो एक्सपेंड स्कोप क्या? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कार्बन है। फिर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में एनहांस द फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक है। नेचर में वॉलंटरी माइग्रेशन अप्रोच UNFCCC से। सपोर्ट एनेबल डेवलपिंग एंड कंट्रीज टू एक्सेस द हैबिटेट पेमेंट्स जितने भी रहेंगे वो करें। UNEDD प्रोग्राम कब आया? 2008 में। बाली एक्शन प्लान से आया था ये, UNFCCC डिसीजन से चल रहा है ये, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये जरूर याद रखना। ओके, और क्या था? REDD यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, याद रखना। बस इतना खत्म है। और थोड़ा सा बस यहाँ पे देख लेते हैं UNFCCC के बारे में। तो यहाँ पे कुछ उसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो क्या है पार्टी क्लासिफिकेशन UNFCCC? Annex 1 पार्टीज, Annex 2 है, Annex 2 नॉन एनेक्स है। Annex 1 में कौन कौन सी आती है? इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री जैसे रशिया, ईस्टर्न यूरोप, USA, ये सब Annex 1 में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया इन्वायरमेंट एक्टिविटी को लेकर। फिर उसके बाद Annex 2 पार्टीज में
जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज आती है और उसी के साथ में कुछ डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए बात की, तो यूएसए, जापान, यूरोपियन यूनियन, सब ऐसे ऐसे थे। नॉन एनेक्स एनेक्स वन पार्टीज में कौन कौन से थे? डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा कराती है, इंडिया, चाइना, ब्राजील। नॉन एनेक्स वन पार्टीज में आती है जिनके बोला गया है कि डेवलप कंट्री एक फंड या $100 बिलियन का फंड बनाया जाएगा जिसके थ्रू पे उनको दिया जाएगा, ऐसे करके बोला गया है। लीगल नेचर के है, नॉन बाइंडिंग ट्रीटी में होती है ये। यूएनएफसीसी है, नॉन बाइंडिंग है, समझ में आ गया। बाकी कौन कौन से इसके स्पेशल है? क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू पे आया था आपका एसडीजी। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन गोल क्या है, ये अब इसके यहाँ पे अब यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट कौन कौन सी, रियो अर्थ समिट हुआ था जिसमें यूएनसीडी कन्वेंशन ये 1992 में स्टैब्लिश हो गया था। नेगोशिएटेड न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, ये न्यूयॉर्क सिटी में सब कुछ बनना चालू हुआ था। साइन कब हुआ था? 1992 में। कब इन्फोर्स हुआ? 1994 में। दैट्स इट, ये इंटरनेशनल कुछ हो गया था। आप लैंड डिग्रेडेशन को ये अपने हिसाब से देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग है, राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, मेल्टिंग है, ग्लेशियर राइजिंग है, और ये सब कुछ के ऊपर से हो रहा है। और ग्लेशियर राइज कहाँ पर? नॉर्थ अटलांटिक में हो रहा है कि साउथ आर्कटिक में हो रहा है, ये जरूर मुझे बता। ट्री रिंग क्या होता है? वाइड ट्री रिंग माइनस वाइड रेंज इज इक्वल टू वाटर ईयर्स और थिनर और ड्राई एरियस, ये क्लाइमेट का एक बताता है तरीका। रॉक लेयर्स माइनस स्लो रैपिड रेनफॉल के थ्रू पे होता है। टेम्परेचर एंड फॉसिल्स पे डिसाइड होता है। पोलन ग्रेन में फाउंडेड इन सेडिमेंट्स में पाया जाता है। आई स्कोर है, बाकी सभी सब एक्टिविटीज इसके थ्रू पे पता चल जाता है, ठीक है। और क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट्स, इंटरनेशनल कौन कौन से होते हैं? हाँ, ये तो मैंने पढ़ा लिया, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ इतना ही था। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत डिटेल में बनाऊँ तो 1 जून तक रुकिए, मैं मेंस के साथ इसको पढ़ाऊंगा जिसमें आपको भी मदद मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है, ओके, चलिए, जय हिंद दोस्तों।